चलिए स्टार्ट करा जाए। तो दो क्वेश्चन वायर के ऊपर करा करके फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म इन एटम। ठीक है, समझ आ रही ना बात? तो पहले एक क्वेश्चन सबसे पहले हम शुरू करते हैं और इसको आपको होमवर्क के लिए देंगे। इसके लिए होमवर्क के लिए, और दूसरा क्वेश्चन आपको हम यही करा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म इन एटम पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इससे करंट कितना फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। ठीक है, इससे करंट आई फ्लो हो रही है और यहां पे एक लूप है, स्क्वायर लूप। ठीक, ये स्क्वायर लूप है और इससे करंट जो फ्लो हो रही है वो स्मॉल आई फ्लो हो रही है और इस वायर से जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल आई फ्लो हो रही है। समझ आ रही ना बात? ये वायर है और ये क्लोज लूप है। ठीक है, इसमें चारों में करंट वही फ्लो होगी इस तरह से। समझ आ? क्लियर? अब देखो इसकी साइड लेंथ जो है वो कितने के बराबर है? एल के बराबर। स्क्वायर है तो साइड लेंथ कितने के बराबर है? एल के बराबर है। और ये वाली जो वायर से लेंथ है ये मान लेते हैं कितने के बराबर है? एल के बराबर। ये भी है। समझ आ रही ना बात? कितने के बराबर है? एल के बराबर। अब आपसे पूछता है यहां पे फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप। इस पे फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप। फाइंड द नेट फोर्स एफ नेट ऑन द लूप ना, ऑन द लूप। तो सबसे पहले एक बात यहां पे समझिएगा, इस वायर की वजह से मैं आपको समझा दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है। इस वायर की वजह से यहां इस तरफ चाहे जो पॉइंट हो, ऐसे करंट ऊपर है, फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, पोजीशन की तरफ क्या ले जाओगे? हथेली। फील्ड किधर बनेगी? अंदर। लेकिन एक खासियत होती है वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है B इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल आई। वायर कैपिटल आई करंट रखता है, I डिवाइड बाई R होता है। क्या होता है? R। जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ोगे R की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। R की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड है कैसी? वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे फील्ड जो होगी ना, यहां पे फील्ड अलग होगी ना, और जैसे जैसे आगे जाओगे फील्ड क्या करेगी? फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? हैं? घटेगी ना डिस्टेंस के साथ। तो मतलब इस वाले वायर पे फील्ड अलग है और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सबसे पहले इस वाले वायर को देख लेते हैं। फोर्स, इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? करंट की तरफ अंगूठा, फील्ड अंदर, फोर्स किधर? ऊपर। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और इस वाले पे करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स किधर? नीचे। तो इस पे फोर्स नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब जैसा वायर ये है, इस पे जैसी जैसी फील्ड डिक्रीज कर रही है वैसे सिमिलर इस पे भी ना, सिमिलर है ना फील्ड। इस पे और इस पे फील्ड कैसी है? सिमिलर है। तो इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है और इस पे नीचे, दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे? सेम। तो इन दो वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, ये खत्म हो जाएगा ना। अब बचा इस वायर पे फोर्स लगेगा और इस वायर पे फोर्स लगेगा ना। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा और इस वायर पे फोर्स लगेगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये पहला वायर है, इस पे देख रहा है F1 I LB साइन थीटा। सबसे पहले थीटा को निपटा दीजिए। करंट किधर है? ऊपर। फील्ड किधर है? अंदर। तो कितना एंगल? 90। साइन 90 की वैल्यू 1 ना। बचा I LB।
अच्छा, इससे बहने वाली करंट कितने के बराबर? अच्छा, इस वायर पे देख रहे हो ना, तो इसकी करंट कितना होगी, स्मॉल आई, और इसकी लेंथ कितने के बराबर है, एल के बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितनी होगी? अगर आप चाहो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, टू टू जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस वायर से कितनी है, एल हो जाएगी, इतना हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये आ जाएगा क्या, F1। अच्छा, जब F2 निकालोगे, तो F2 निकालोगे तो इसमें भी करंट कितना है, I ना, और लेंथ कितना है, L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और L की जगह पे कितना हो जाएगा, L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L ना। अब देखना है ये फोर्स ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान से देखना, करंट किधर है, ऊपर, फील्ड किधर है, अंदर, फोर्स किधर, हमारी तरफ ना, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे करंट नीचे और फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो ये बाहर लगेगा। अच्छा, ये बताओ, ये दो अपोजिट फोर्स हैं, तो अपोजिट फोर्स अगर होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं वेक्टर के हिसाब से। अब बात आती है कौन ज्यादा ताकतवर है, जो करीब में, अगर आप देखोगे इसमें डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा है, तो ये वाला ज्यादा ताकतवर है और ये वाला कमजोर है, तो नेट फोर्स किधर होगा, टूवर्ड्स वायर। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। खाली इतनी बात पूछ सकता था, ये सॉल्यूशन नहीं पूछता, थ्योरी पूछ सकता था कि अगर एक वायर के बगल में एक क्लोज लूप रखा हुआ है तो इनमें आपस में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक साथ दो क्वेश्चन समझ आए, इसको कर लीजिएगा। लिख चुके? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर के ऊपर ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। कह रहा एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ए बी, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट कितना बह रही है, I1। अच्छा, ये वाला वायर जो है ऐसे रखा हुआ है, इससे करंट कितना बह रही है, I2। AB is fixed and a current is passed through it. Another movable straight wire CD, ये वाला वायर कौन सा है, CD, of finite length and carrying current CD and carrying current I2 is held perpendicular to it and released। ऐसे रख करके छोड़ दिया जाता है। अगर रख करके छोड़ दिया जाए और इस वायर का वेट जो है नेग्लिजिबल मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, नेग्लिजिबल मान लिया जाए, तो अब ये वायर क्या करेगा, द रॉड CD विल मूव अपवर्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या ये रॉड ऐसे सीधे चलना शुरू कर देगी, या फिर CD विल मूव डाउनवर्ड, क्या ये नीचे आना शुरू कर देगी, या CD विल मूव अपवर्ड एंड टर्न क्लॉकवाइज एट सेम टाइम। ये ऊपर भी जाएगी और क्लॉकवाइज घूमेगी भी। और लास्ट ऑप्शन है द रॉड CD विल मूव अपवर्ड एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जाएगी और किधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये चार ऑप्शन दिए हुए, तो देखना, ध्यान से सुनना। फील्ड किधर होती है, अंदर, इस वायर की वजह से ये वाला वायर क्या बना रहा है, फील्ड। और फील्ड किधर बना रहा है, इनवर्ड। किधर बना रहा है, इनवर्ड बना रहा है ना, इनवर्ड बना रहा है ऐसे। अच्छा, फील्ड क्या हो रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है भाई, फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या करती है, अभी पढ़ाया हूं ना, वायर की वजह से जो फील्ड होती है वो आर के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पे फील्ड क्या है, ज्यादा, और यहां पे फील्ड क्या है, कम। मतलब फील्ड ऐसे क्या कर रही है, फील्ड ऐसे डिक्रीज कर रही है, इस तरह से फील्ड क्या कर रही है। अगर देखा जाए ऐसे, मतलब एरो बनाऊंगा तो डायरेक्शन हो जाएगी, ये फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है
ना, यहां पे फील्ड सबसे ज्यादा और यहां पे फील्ड कम। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, फील्ड किधर है, अंदर, और करंट किधर है, इधर। फोर्स किधर लगेगा बताइए, करंट ऐसे, फील्ड अंदर, फोर्स किधर, ऊपर। तो यहां पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और ये फोर्स वाली लाइन है। अच्छा, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, देखिएगा वायर पे फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू आई एल बी ना। अच्छा, फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज करे, तो फील्ड डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। तो यहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां पे फोर्स क्या होगा, मिनिमम, रॉड पे ना। तो अगर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, अच्छा ऊपर की तरफ लगेगा तो ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स क्या है, कम है। तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और इस पे कम लगेगा, तो ये घूमेगा नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, अच्छा ये इधर की तरफ कौन घूमता है, घड़ी घूमती है, तो पहला क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। और किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगे और वो चले ना, ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्स की वजह से बॉडी क्या करती है भाई, इस पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लगेगा तो क्या करेगी, चलेगी। और किधर लग रहा है फोर्स, अपवर्ड, तो अपवर्ड लग रहा है तो ये क्या करेगी, मूव अपवर्ड। तो कौन सा सही हो जाएगा, C1। कर लीजिए इसको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए, ये मेन, यहां से आप इस बात को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिज्म इन मैटर शुरू हो रहा है नया चैप्टर। ठीक है, अगर आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए, अदरवाइज इसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर रहेगा ना। तो चलिए, ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म इन मैटर, और या तो आप इसको इसी चैप्टर में कंटिन्यू करिए, फर्क क्या पड़ता है, क्वेश्चन करना ही है। तो चलिए एक चीज हम देखते हैं, एक फर्क आप समझिए, जैसे एक वायर है ना, और उससे करंट फ्लो हो रही है I ना, उससे किसी डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट हो, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किसने बताई थी, है? रुक जाइए अभी, कुछ मत, इतना मैग्नेटिज्म इन मैटर टॉपिक चैप्टर का नाम लिखने के बाद अभी देखिए हेडिंग मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। आपने पढ़ा था, किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रही है ना, किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रही है, तो वो अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और वायर का एक छोटा सा टुकड़ा डीएल लेंथ का, कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का टुकड़ा इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाए, पूरा वायर नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा कितना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये बात किसने बताई थी, बायोट ने। किसने बताई थी, बायोट ने। और उन्होंने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बराबर होती है μ0/4 और कितना होती है, μ0/4 I। अभी कल भी बोर्ड पे लिखा था ये फार्मूला, dl क्रॉस r डिवाइड बाई कितना, r3। ये फार्मूला किसने बताया था, बायोट ने बताया था। समझ आ रही ना बात। तो बायोट ने ये वाला फार्मूला बताया था किसके लिए, करंट कैरिंग वायर के एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, वो इस फार्मूले से आप बता सकते हो। जब इसको इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया पूरे को, तब जाके आया पूरे वायर की वजह से। किसकी वजह से, ये वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से है ना, पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगी, वो B इज इक्वल टू कितना आया था, μ0/4 2I डिवाइड बाई कितना R। ये बायोट से ही आया, किससे आया, बायोट से। अब आप देखिए इसी सिचुएशन को, ऐसे एक चार्ज है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और जब तक मैं माइनस ना लगाऊं तब तक ये मत समझिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। ये क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनस लगा दूं ना, तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट अपोजिट होगी। समझ आ रही ना बात, करंट कैसी होगी, अपोजिट हो। तो मैं करंट
पॉजिटिव चार्ज का चलना दिखा रहा हूं ताकि यही डायरेक्शन किसकी हो जाए, करंट की हो जाए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज चलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो किसी डिस्टेंस r पे अगर कोई पॉइंट होगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? और ये वाला भी, ये वायर है। अच्छा, वायर पे नेट चार्ज क्या होता है? तो ये सिर्फ क्या बना रही थी इस पे, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये मूविंग चार्ज है, इसमें और इसमें फर्क है। इस पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है। क्या बना सकता है? लेकिन खैर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इससे हम रिलेट करके बायोट-सेवर्ट लॉ जानना चाहें, इसी चीज से रिलेट करके बायोट-सेवर्ट लॉ जानना चाहें। बायोट-सेवर्ट लॉ का मतलब ये कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, अगर वो जानना हो, जैसे वायर की वजह से हमें पता है, इसकी वजह से पता है, तो ऐसे इसकी वजह से अगर पता करना हो तो एक बात समझिएगा, फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना होगा, 4 पाई, और जानते हैं यहां पे जहां पे I है वहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज। अच्छा, चार्ज हो जाएगा, और जहां पे dl है वहां पे हो जाएगा v क्रॉस r, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, r क्यूब। कितना हो जाएगा, r क्यूब। और ये वाला फार्मूला किसके लिए हो गया, बायोट-सेवर्ट लॉ किसके लिए हो गया, ये है मूविंग चार्ज के लिए। किसके लिए हो गया ये बायोट-सेवर्ट लॉ, किसके लिए हो गया, मूविंग चार्ज के लिए। जब ये चार्ज क्या करता है, मूव करता है। समझ पा रहे हो ना? अब अगर इसके जैसा, जैसे इसको सॉल्व करके ये लाए थे ना, ऐसे ही इसको वेक्टर को ओपन करके, जैसे ये क्रॉस है ना, क्रॉस को ओपन करो तो क्या आता है, क्रॉस को ओपन करो तो क्या आता है यार, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा, क्यू, और ये कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा। आर आपको पता ही है ना, ये वाली डिस्टेंस है, और यहां पे कितना हो जाएगा, आर क्यूब। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पे कितना बचेगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फार्मूला किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज की वजह। आपको इसमें और इसमें फर्क साफ दिख रहा है, समझ आ रहे? तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ किसके लिए है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ किसके लिए, फॉर मूविंग चार्ज, फॉर मूविंग चार्ज। समझ आ रही ना बात? ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। समझ पा रहे हो ना? और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताऊं यहां पर, ठीक है, अगर आप इसको रिलेशन देखिए, आपको याद है मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता था, Q V क्रॉस B लगता था। दिमाग देखिएगा, लगा सकते हो आप, कभी अगर भटक जाता है आपको, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स इतना लगता है, और अगर यही वायर के ऊपर फोर्स निकालना हो तो यहां पे क्या हो जाता है, I, और यहां पे V की जगह पे क्या हो जाता है, L क्रॉस। आपको दिख रहा है, ये चार्ज के लिए और ये किसके लिए, वायर के लिए। ये चार्ज के लिए और ये, तो अगर आप देखोगे ये किसके लिए था, वायर के लिए, तो इसकी जगह पे चार्ज के लिए लिखना है, तो यही तो एक्सचेंज किया है मैंने। समझ पा रहे हो ना? तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो इस तरह से, ये बायोट-सेवर्ट लॉ वायर के लिए, मतलब वायर के एक छोटे से टुकड़े के लिए, और ये बायोट-सेवर्ट लॉ मूविंग चार्ज के लिए। कर लीजिए इसको, और डायरेक्शन वैसे ही चेक करोगे। करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे, अंगूठा, करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे, मतलब जिधर चार्ज चल रहा है उधर की तरफ क्या करोगे, वेलोसिटी की तरफ अंगूठा, और पोजीशन की तरफ पंजा, और फिंगर किधर आएगी, अंदर। डायरेक्शन का तरीका वही रहेगा जो पहले था, ठीक। ये वाला पोर्शन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ चुके हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये हेडिंग डालते हैं, और ये किसके लिए, मूविंग चार्ज के लिए,
मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। हो गया ना। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल कैसा चल रहा था, सीधा। अगर यही घूमना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो अगर घूमेगा सर्कुलर पाथ पे तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है। और इस पे नीट में 2 क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार आया? 2 नहीं 3। एक मैग्नेटिक मोमेंट पे था, उसको नहीं कह सकते, मैग्नेटिक फील्ड पे 2 क्वेश्चन आया। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम? इफ ए चार्ज इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ, हेडिंग डालिएगा। इफ ए चार्ज particle revolving on circular path ना, चार्ज पार्टिकल किस पे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे, ऐसे। थोड़ा सा और अच्छी सी, ऐसे ना। ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है ये किधर से है? पीछे से ना। और ये कहां से है? सामने से। ये चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल कैसा मैं ले रहा हूं? पॉजिटिव। तो जिस तरफ पॉजिटिव चलता है उसी तरफ क्या चलती है? करंट चलती है। और ये इसका क्या हो गया? सेंटर। क्या हो गया? सेंटर। अब देखो ये घूमते घूमते चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा ना, पॉजिटिव लिया है तो इसका मतलब करंट भी इधर ही है ना। ये हो गया, ठीक है। और कल मैंने एक बात एकदम क्लियर कट आपको बता दी थी, एक चीज कि अगर सर्कुलर पाथ पे चार्ज घूम रहा है, करंट कैसी है? सर्कुलर है, तो आप कोशिश ये करिएगा ऐसे घुमा लीजिएगा करंट की तरफ, जिस तरफ अंगूठा आएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वायर का उस फार्मूले से देखिएगा, बायोट से, ये बताया था ना, याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा पार्टिकल जब यहां पे होगा तो ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और जब पार्टिकल यहां पे होगा तो ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन ना। और ये वाली पोजीशन क्या है? आर है ना। क्या है? आर है। ये वाली दूरी कितना है? आर है। इस वक्त वेलोसिटी कैसी है? ऐसी। अब बायोट से वर्ड ला बताइए, मतलब चार्ज पार्टिकल जब चलता है उसके लिए क्या होता है? अभी फार्मूला पढ़ा है, एक बार और देख लीजिए ताकि आपको रट जाए। फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना। अच्छा एक बात बताइएगा हमें, आप यहां पे ये जो एंगल है ये किसके किसके बीच का है? आइए फार्मूले पे, एंगल किसके किसके बीच का है? वेलोसिटी और आर के बीच का। पोजीशन बोलेंगे, रेडियस से अच्छा है पोजीशन बोलो। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का। तो देखिएगा वेलोसिटी और पोजीशन पे हर वक्त एंगल कितना है? कितना है? और साइन 90 की वैल्यू 1 ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर ना। ये हो जाएगा। अगर इस फार्मूले को आप चाहते हैं, अगर सर्कुलर मोशन है तो आप चाहें तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। आपको याद है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे आप रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा Q की जगह पे क्या लिख सकते हो? Q की जगह पे क्या चीज है बताइए? E है ना, एक प्रोडक्ट। तो यहां पे चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा? E। और V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? R ओमेगा। अच्छा एक R से एक R कैंसिल होगा
तो ये कितने के बराबर हो जाएगा फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना हो जाएगा ई ओमेगा बाई आर ना। ये फार्मूला हो जाएगा किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड का, ओमेगा के फॉर्म में, इसके फॉर्म में। तो आप एक याद रखिएगा, वी की जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा, आर ओमेगा, ये आ जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो ये कहां पे फील्ड है, सेंटर पे। कहां पे फील्ड है, सेंटर पे। समझ आ रही ना बात, कहां पे फील्ड, सेंटर पे। और एक बात बताऊं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना। ये हो गई फील्ड कहां पे, सेंटर पे। अगर आपसे डायरेक्शन की बात करता है तो कैसे घूम रही है, चार्ज ऐसे घूम रहा है ना, तो चार्ज की तरफ ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर। तो फील्ड किधर होगी, ऐसे ऊपर। कैसी होगी, अपवर्ड। कैसी होगी फील्ड, अपवर्ड। कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर E की जगह पे चार्ज Q होता तो आप Q लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी ना। एक और तरीका मैं सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। मतलब जो हमने सर्कुलर लूप के लिए पढ़ा है ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, मतलब करंट कैरिंग कॉइल, ये एक चार्ज चल रहा है ना, ऐसे ही वायर भी तो सर्कुलर हो सकता है। क्या हो सकता है, और इसके सेंटर पे आप फील्ड पढ़ चुके हो ना, लेकिन वो वायर की वजह से था। किसकी वजह से, और ये किसकी वजह से है, चार्ज के गुण। समझ पा रहे हो ना। तो इस फार्मूले से इस फार्मूले को लाया जा सकता है ना, जुगाड़ से। लेकिन फिर क्या कहते हैं, फिर आपके दिमाग में मिक्सअप होगा, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में आपको दिक्कत आ जाए, ठीक, क्लियर है ना। तो इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको नहीं कराते हैं, ठीक। आपका काम इतने से चल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, जो आपसे पूछा गया है। ध्यान से एक बार फार्मूले को पढ़ लीजिए, म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप रटे रहोगे। अगर चार्ज क्यू की जगह पे ई है तो कितना रख दोगे, ई रख दोगे। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या रख दोगे, इलेक्ट्रॉन। जो भी चार्ज की वैल्यू होगी, अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसकी वैल्यू यहां पे रहेगी। समझ पा रहे हो ना। बस एक चीज इलेक्ट्रॉन आने से दिक्कत होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो वेलोसिटी आप इधर लीजिएगा, उल्टा। क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट करंट होती है। क्लियर रहेगा ना। तो एक बार फार्मूला रट लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ई ओमेगा बाई आर। इसमें आर स्क्वायर है और इसमें क्या है, आर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। कह रहे हैं चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए थिन रिंग। रिंग है, क्या है, रिंग है। और ये चार्ज, अच्छा रिंग और वायर में फर्क है। रिंग चार्ज्ड है और वायर कैसा होता है, अनचार्ज होता है, उसमें करंट चलती है, चार्ज चलता है। रिंग कैसी है, चार्ज्ड है। द रिंग रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट, सर्कुलर मोशन। चार्ज कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। मतलब क्यू लेना है, चार्ज की जगह पे क्या लेना है, क्यू, ई नहीं लेना है, ठीक है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ हर्ट्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो फार्मूला अभी पढ़ा है, ओमेगा वाला फार्मूला। अच्छा सारे ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, एफ में, और हमने फार्मूला किस में पढ़ा है, ओमेगा में। कोई दिक्कत नहीं है, बदल लेंगे। और बी इज इक्वल टू कितना पढ़ा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना था, अरे कितना था आगे मैं पूछ रहा हूं, है क्यू, क्यू ओमेगा बाई आर, यही फार्मूला था ना। अब आप क्या करोगे, ओमेगा की जगह पे कितना पुट कर सकते हो, ओमेगा कितने के बराबर है, मैकेनिक्स से याद करो, 2 पाई एफ के बराबर।
ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई एफ। बस यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह पे हो जाएगा, और ये क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? आर। पाई से पाई 2 2 जा कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आर, और कितना हो जाएगा? क्यू एफ। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकेंड? हाँ, सेकेंड वाला सही हो जाए। समझ गए ना? चलो, an electron moves in a circular orbit with a uniform speed। फिर इस बार कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। circular orbit with speed v, it produces a magnetic field b at the center of circle, the radius of the circle is proportional to। आपसे रेडियस पूछा है। क्या पूछा है? रेडियस। अच्छा, एक खासियत देखिए, इसमें वेलोसिटी दी हुई है, तो फार्मूला कौन सा यूज कर लो? वेलोसिटी वाला। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितने के बराबर होती है? वेलोसिटी के फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना, यही होगा। आर स्क्वायर को इधर कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? क्यू वी डिवाइड बाई बी को इधर कर दो ना। इतना चीजें क्या हो जाएगी जिसके बारे में जिक्र नहीं है, कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा? रूट बना देगा। अरे रूट बना देगा, और रूट बना देगा तो क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाई बी। झटका आता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। तो आपने देख लिया ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर था? मूविंग चार्ज के। अगर मूविंग चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? उसके ऊपर था। ठीक है, मैंने एक जुगाड़ से पढ़ा दिया, दूसरे जुगाड़ से भी ये पढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर बायोट ना बता पाता। समझ आ रहा? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक हो जाने के बाद अगली चीज देखिएगा। नेक्स्ट, एक रिलेशन होता है, हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह जा रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगले पे है, रिलेशन पे ही है, रुक जाइए। हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट and magnetic dipole moment and angular momentum। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो कल आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। कॉइल के लिए क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो कहानी है वो रोटेशनल मोशन की है। किसकी है? रोटेशनल मोशन की। और इसको दिखाते हैं किससे? एल से। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं? इसको एम से। किससे दिखाते हैं? एम से। जो एम डिवाइड बाई एल रेशियो होता है वो चार्ज डिवाइड बाई 2m के बराबर होता है। कितने के बराबर? चार्ज डिवाइड बाई 2m के बराबर। अब समझिएगा, m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। q क्या है? जो चीज घूम रही है ना, रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है।
उस पे चार्ज क्या है, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज घूम रहा है ना, तो एक चार्ज घूम रहा है तो उस चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगी, ई हो जाएगी। कितना हो जाएगी? अगर क्यू चार्ज घूम रहा है तो कितना हो जाएगा, क्यू। तो क्यू डिवाइड बाई क्या होता है, 2m होता है। m क्या है, मास। क्या है, ये जो घूम रहा है ना चार्ज, अगर रिंग घूमेगी तो रिंग का मास, अगर डिस्क घूमेगी तो डिस्क का मास, चार्ज घूमेगा तो चार्ज का मास। ये इसका सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। समझ आ रही ना बात? तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट 2m मास। समझ आ रही ना बात? इसमें से कोई ऐसी चीज है जो नहीं जानते? m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, q क्या है, जो चीज घूम रही है उस पे चार्ज, और जो चीज घूम रही है उसका मास m। ठीक है, अब अगली चीज सुनिएगा। एंगुलर मोमेंटम आपने अभी रोटेशन नहीं पढ़ाया है तो नहीं पढ़े हो आप, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इससे रिलेट करके आप याद रखोगे, लीनियर की जगह पे क्या आ रहा है, एंगुलर। लीनियर की जगह पे क्या आ रहा है, एंगुलर। जब एंगुलर मोमेंटम आएगा तो एक चीज आप समझिए, मास का रिप्लेसमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होता है रोटेशन में। मास का रिप्लेसमेंट किससे होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी ये कैसी है, लीनियर। लीनियर की जगह पे क्या आ जाएगी, एंगुलर। और एंगुलर को कैसे दिखाते हो, ओमेगा। समझ आ रही ना बात? एंगुलर को कैसे दिखाते हो, ओमेगा। तो अगर आप चाहते हो तो ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जनरल फार्मूला। अब देखिएगा, अगर चार्ज घूमेगा, क्या घूमेगा, इसके चारों तरफ चार्ज घूमेगा, तो चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। और अगर ये चार्ज की जगह पे रिंग घूमेगी, क्या घूमेगी, रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। अगर सेंटर के चारों तरफ चार्ज की जो घूम रहा है ना, वो चार्ज किस पे है, डिस्क के ऊपर है। किसके है, डिस्क का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग। और एंगुलर मोमेंटम अलग होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, अलग अलग। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है किससे, एंगुलर मोमेंटम से। ये उसका जुगाड़ है। तो सबसे पहले एक मैं कर देता हूं, तीनों कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग के लिए भी, डिस्क के लिए भी और चार्ज के लिए भी। तो सबसे पहले किसके लिए कर लेते हैं, चार्ज के लिए। अगर एक चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है ना, रिवॉल्विंग चार्ज के लिए, किसके लिए, रिवॉल्विंग चार्ज के लिए, रिवॉल्विंग चार्ज। अगर चार्ज रिवॉल्व करता है ना, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2m, और डिवाइड बाई l उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, l। अच्छा l कितने के बराबर है, l कितने के बराबर है बोलो, E डिवाइड बाई 2m, और l जो है कितने के बराबर होता है, I ओमेगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई 2m, और I जो होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब चार्ज अगर चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर के, तो चार्ज एक पार्टिकल है जिसका मास कितना होगा, m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब किसी एक्सिस के अबाउट कोई मास घूमे और इसकी डिस्टेंस r हो, तो I इज इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। क्या होता है, तो I की जगह पे कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो mm क्या हो जाएगा, कैंसिल, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से एक r निकालो, क्या निकालो, r, और इसको मल्टीप्लाई करो ओमेगा के साथ, तो क्या हो जाएगा, r ओमेगा। r ओमेगा अभी बताया है किसी चीज के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, v के बराबर। तो v बराबर होता है किसके, r ओमेगा के। तो यहां से m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, m इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक r तो इसके साथ चला गया, तो क्या हो जाएगा v, और क्या बचेगा, एक r रह जाएगा।
EV/2 क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब क्या कौन घूमे? चार्ज, एक चार्ज रिवॉल्व करे जो E के बराबर। समझ है? इसको करिए आप। हो जाएगा ना? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके फॉर्म में? ओमेगा के फॉर्म में। और ये किसके फॉर्म में? वेलोसिटी के फॉर्म। अब वेलोसिटी की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दो, फिर यही आ जाए ना। हो गया? कर ले जाओगे? अब यही सेम चीज के लिए रिवॉल्विंग चार्ज, एक चार्ज था ना। अब रिंग अगर रिवॉल्व करे, कौन रिवॉल्व करे? रिंग। तो हेडिंग डाल लीजिए रिवॉल्विंग रिंग। और वो रिंग कैसी होगी? चार्ज्ड होगी ना। नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, फिर हेडिंग डाल। ये तो हो ही जाएगा। ये वाला ऐसे टिक कर दो, बताओ। A charged particle Q is moving in a circle of radius r with uniform velocity v. The associated magnetic moment is given by, कौन सा होगा? है कौन सा? सी डी ना। बस हो गया। क्यू वी, लास्ट लाइन वही लिखा हुआ है। चलो देखते हैं ना। हेडिंग डाली रिवॉल्विंग रिंग। रिवॉल्विंग चार्ज रिंग ना। ये रिंग पे चार्ज है। ठीक है? ये चार्ज रिंग अगर घूम रही है तो फार्मूला क्या होता है? M/L इज इक्वल टू क्या होता है? Q/2M ना। है इतना। ये थ्योरम के ऐसे मान लो कि जैसे कुछ चीजें होती है ना, अब PV इज इक्वल टू NRT है ना, तो वो KTG में जाके पता चला। ठीक है? उसी तरह से ऐसे मान लो एक फार्मूला है, ठीक है, जो रिवॉल्विंग के लिए एप्लीकेबल है। क्या हुआ है? चलो यहां तक क्लियर है ना? ठीक है? ये जो M है ना, M इज इक्वल टू आई इंटू एरिया से आएगा। किससे आएगा? और जब आप ये क्या कहते हैं वो पढ़ोगे रोटेशनल मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? MV/r। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे यही आएगा। समझ आ रही ना? वो तो इसकी जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो रिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिंग पे चार्ज कितना है? Q है। तो यहाँ पे चार्ज Q और मास है। एंगुलर मोमेंटम को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई 2M इंटू क्या हो जाएगा? L। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम L कितने के बराबर होता है? Q डिवाइड बाई 2M I ओमेगा ना। अच्छा, I कितने के बराबर है ना? ये वाला रोटेशन मोशन में आप पढ़ोगे, अगर कोई रिंग सेंटर के अबाउट घूमती है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। कितना होता है? I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। क्लियर रहेगा ना? कितने के बराबर होता है? I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। एक बात मैं आपको बताऊं, जो चार्ज पार्टिकल था ना, चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस से घूम रहा था ऐसे इसके चारों तरफ, इसका मास m था, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर था? MR स्क्वायर ना। और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा? MR स्क्वायर। रीजन समझिएगा, एक मिनट सुनना। ये स्मॉल m मतलब एक छोटा सा टुकड़ा रिंग का है। कितना है? एक छोटा सा टुकड़ा। कितनी दूरी पे है?
तो एक टुकड़े की वजह से mr स्क्वायर है, तो ऐसे हर टुकड़ा mm का है और दूरी क्या है, बराबर है, तो सारे मास को जोड़ोगे तो एक कैपिटल M बनेगा ना, तो फार्मूला यही रह जाएगा। नहीं समझ पाए? एक पार्टिकल के लिए जो फार्मूला है वही किसके लिए होगा, रिंग के लिए। अच्छा, पार्टिकल से ही तो रिंग बनेगी, और रिंग का हर पार्टिकल कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे, तो हर पार्टिकल का mr स्क्वायर ऐड करोगे तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, m प्लस m, जोड़ोगे तो ये रिंग का ही तो मास आएगा। समझ आ? तो फार्मूला क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q r स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अगर आप इसमें से एक r ले लो और ओमेगा ले लो तो कितने के बराबर हो जाएगा, q v r डिवाइड बाई 2। तो पिछले वाले में e था, यहां पे इस वाले में क्या है, q है, बस रिंग होने की वजह से। अब इसके बाद रिवॉल्विंग चार्ज डिस्क देखेंगे। क्या देखेंगे, रिवॉल्विंग चार्ज डिस्क। जल्दी करिएगा, हो गया कि नहीं? हमें वही फार्मूला रिंग वाला लिखना था, बस ई की जगह पे क्या कर देना है, क्यू कर देना है, बस। वही रिपीट क्यों लिखोगे यार, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है? लिख चुके हैं ना? अगला देखिएगा, रिवॉल्विंग चार्ज्ड रिंग ना, रिवॉल्विंग, वो रिंग नहीं, डिस्क। रिवॉल्विंग चार्ज डिस्क, देखना ध्यान से, इस बार चार्ज किसके पास है, डिस्क के पास है ना, ये हो गई डिस्क, और इधर की तरफ घूम रही है, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है किसके, क्यू डिवाइड बाई 2m के ना। एल को उधर ले जाओ तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 2m इंटू क्या हो जाएगा, l। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई ओमेगा। अच्छा, डिस्क के लिए आई की वैल्यू जो होती है ना, जो रिंग के लिए थी उसकी आधी, तो ये कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की जगह पे रखो तो कितना हो जाएगा, q डिवाइड बाई 2m, और आई की जगह पे कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, और कितना हो जाएगा, ओमेगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q r स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, इसमें से एक r ले लो, एक ओमेगा ले लो, तो कितना हो जाएगा, q v r ओमेगा कितने के बराबर, v, और एक r बचा रह जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 ना। तो पिछले वाले में क्या था, क्यू वी आर डिवाइड बाई 2, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू वी आर डिवाइड बाई 4, किसके लिए, डिस्क के लिए, ठीक। नहीं हो गया? चलो अब अगली चीज देखिएगा, ये तो मैंने दिखा दिया, अगर कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, इस थ्योरम से निकलता है या इस फार्मूले से निकलता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम में क्या छिपा हुआ है, इनर्शिया। अगर इनर्शिया का फार्मूला आपको पता है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं तो डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब एक बोर मॉडल है, हेडिंग क्या थी हमारे चैप्टर की, मैग्नेटिज्म इन मैटर, और सारे मैटर किससे बने होते हैं, एटम से। किससे बने होते हैं, एटम से, और एटम के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो उसकी कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हेडिंग डालिएगा, बोर मॉडल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
ये पढ़ा है केमिस्ट्री में, है बोर मॉडल। अब ये ना कह देना बोर मॉडल बोर करता है इसलिए याद नहीं है, है? बोर मॉडल समझिएगा क्या होता है। इसमें एक बात कही थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है अगर इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमता है कोई चार्ज पार्टिकल, और वो मान लेते हैं कौन है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो इसके एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया था बोर ने, वो कितने के बराबर होता है? NH/2π ना। n क्या होता है? नंबर ऑफ क्या चीज? नंबर ऑफ क्या चीज? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल के बारे में बता। सेल कौन सा वाला, SH या CE? हाँ, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताया था, डबल L रहेगा ना, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे मसला रहता है, सही लिखा है सेल, ठीक है। तो ये N क्या है? नंबर ऑफ सेल। और नंबर ऑफ सेल जो होती है वो KLMN पढ़े होगे ना, समझ आ रही ना बात? तो उसके बेसिस पे ये N डिसाइड होता है, 1 2 3 4, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, समझ आ रही ना बात? M डिवाइड, अच्छा थ्योरी क्या थी? M/L इज इक्वल टू Q/2m होता था। तो इसको उधर लेके चले जाइए ना, यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा? E डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2m। और एंगुलर मोमेंटम इधर आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम इससे पहले I ओमेगा से निकालते थे, अब किससे निकालना पड़ेगा? इससे। तो ये कितना हो जाएगा? NH/2π। ये बात जो हमने लिखी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ये एटम के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? एटम के लिए। और किस तरह के एटम के लिए? बोर मॉडल की लिमिटेशन थी हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसके पास कैसा हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन। कैसा हो? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम ये किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के जैसा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? मतलब कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर पहली शेल में घूम रहा है A वाली, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने के बराबर हो जाएगा? कितने के बराबर हो जाए? n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितने के बराबर हो? EH/2 2 4 पाई m। h क्या है जानते ही है, प्लांक कांस्टेंट। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप कांस्टेंट है वो रट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहली ऑर्बिट में अगर क्या घूम रहा है, पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने के बराबर होगा? EH/4πm। और इसको बोलते हैं जब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, किसमें घूमता है? पहली ऑर्बिट में। तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो n की वैल्यू कितना होगी? 1। और दूसरी में घूमेगा तो 2। तो सबसे दूसरी में घूमेगा तो n की वैल्यू कितना होगी? 2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो सबसे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसमें होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सा है? मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना।
ये मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये बात हो गई किससे रिलेटेड? हाइड्रोजन लाइक एटम से रिलेटेड। इसको कर लीजिए। अच्छा, सेल फ्रैक्शन में होती है आधी, ऐसा नहीं होती ना, तो ऐसा नहीं होती, तो इस n को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल भी बोलते हैं। h/2 का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, तो मैं टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़ाऊंगा और उसमें जोड़ करके दो तरह के टॉर्क। देखिए, एक टॉर्क और एनर्जी वो लूप से रिलेटेड। अच्छा, कोई लूप हो और उससे करंट फ्लो हो रही हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई लूप हो और उससे क्या फ्लो हो रही हो? करंट। तो वो कैसा बिहेव करती है? डाइपोल के जैसा। कैसा बिहेव करती है? तो लूप अलग पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था, ये जो हम लूप की जगह पे मैग्नेट मानते हैं ना, लूप की जगह पे क्या मानते हैं? मैग्नेट। वो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करके मैग्नेटिज्म को समझने के लिए करते हैं, अदरवाइज वैसा नहीं होता मैग्नेट। समझ पा रहे हो ना? मैग्नेटिज्म को समझने के लिए ऐसा करते हैं। तो दो जगह पे हमें पढ़ना है, टॉर्क और एक बार लूप के लिए और एक बार मैग्नेट के लिए। तो हम दोनों का एक साथ देखेंगे ताकि हमें क्लियरिटी अच्छी रहे। ठीक है, और हमें समझ आ जाए पूरी चीजें, तो उससे जोड़ करके पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को मतलब अलग से नहीं करना चाहता था, टाइम भी कम लगेगा और हमें कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।